अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो रेगुलर ग्रामर के केसेस रह गए थे हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो में। अगला जो हमारे पास केस आ जाता है वो लीनियर ग्रोथ का आ जाता है। लीनियर ग्रोथ में किस तरह से, लेट्स सपोज हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी, ए पावर एम बी पावर एन, एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू एन। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए जो m है हमें एक इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, हमें m की लोअर लिमिट को बता दिया गया है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होगी, वो 2 इंटू एन यानी कि डबल ऑफ 2 होगी। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लें, अगर मैं n को 1 लेता हूँ तो हमारे पास m जो शुरू होगा, जो सबसे उसकी लीस्ट वैल्यू होगी वो 2 होगी। फिर 2 से वो बढ़ता 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 वो कहाँ तक जाता है हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो 100 तक भी जा सकता है, 1000 तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें जो कंसर्न है वो ये है कि इसकी लोअर लिमिट वो हमें डबल ऑफ एन दी गई है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँ तो एन अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ और इससे मेरा जो लोअर लिमिट आ जाती है एम की वो 6 आ जाती है। अब यहाँ पर लीनियर ग्रोथ आप देखेंगे m के ऊपर 6 से आगे 7 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रामर आ जाती है वो कुछ इस टाइप की आ जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर n को मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो m जो मेरे पास है वो कम से कम 2 आएगा। इसका मतलब a मेरे पास 2 आएंगे और b मेरे पास 1 आएगा अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 1 लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डबल a यहाँ पर लगा देता हूँ, s बीच में एंड देन b। तो इससे मेरे पास ये जो सी ग्रामर है ये मेरे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगेन लोअर केस पे हमने क्या लेना है, आपको सिंपल सा बताया हुआ है कि भाई आपने ना n और m जो भी वेरिएबल है आपने उनकी लोअर जो वैल्यू है वो आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। देन जो भी आंसर आपके पास आएगा वो आपने एक एग्जिट पॉइंट या बेस केस कह लो, जो भी आप कह सकते हो, आपने वो रख लेना है। आपका जो टर्मिनल है, आप जो ग्रामर है वो यहाँ से एग्जिट करेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये मेरे पास नल है। यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 डालता हूँ तो m भी ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर नल आ जाएगा। यहाँ से मैं, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से मैं अपना एग्जिट करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब जो ए हैं वो कम से कम 6 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा चाहे जितने मर्जी हों। तो यहाँ पर मैंने सिंपल a इंटू एस कर दिया। ठीक है, वेरी सिंपल है। अच्छा, अब आगे आप देख सकते हैं रेंज डिपेंडेंट। इसमें क्या है कि इसका थोड़ा सा उलट हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही उलट हो जाएगा। अब इसमें ये होगा कि m इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन हो जाएगा। अब हमें ना m की जो अपर रेंज है ना, अपर जो बाउंड्री है वो हमें दी जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे n की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूँ तो m मेरे पास 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ कि हम जो भी वेरिएबल होता है हम उसकी जो रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट करते हैं अगर हमें गिवन ना हो। अगर गिवन हो तो ऑफ कोर्स हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर गिवन नहीं है तो m की में जो रेंज है, जो मैं इनिशियल सबसे लीस्ट वैल्यू जिसको कह लो, मैं वो 0 से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, इंटू टू इंटू एन तक, जो कि अगर मैं n 1 लूँ तो यहाँ पर 2 है, 0 1 एंड 2। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैंने वही एग्जांपल ले लिया, n की वैल्यू 3 को पुट किया, m मेरे पास लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। m जो अब रेंज में मेरे पास आएगा वो 0 टू 6 तक आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज एक मैंने बताने की कोशिश ही की है। ठीक है, आप इसको आगे और भी एक्सटेंड करके देख सकते हैं। नल आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं n की वैल्यू को 1 लूँ, ठीक है, तो m मेरे पास 0 से 2 तक आ जाएगा। अब 0 से 2 तक आने का मतलब क्या है कि a मेरे पास, अगर b मेरे पास एक b हो तो मेरे पास a 0 यानी कि a की पावर 0 यानी कि कोई भी a नहीं आ सकता, a आ सकता है, डबल a आ सकता है, 0 1 2 यहाँ तक मेरी रेंज है। अब यहाँ पर जब मैंने n3 डाला है, ठीक है, और m मेरे पास लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि b मेरे पास 3 होंगे
उसके लिए मेरे पास ए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन टू 6 6 ए साथ में हो सकते हैं, यानी कि इक्वल वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है और थोड़ा सा मतलब विजुलाइज ही आप कह सकते हो कि आप यहाँ से कर सकते हो। देन आप इसकी ग्रामर को लिखोगे, अगेन बेस केस हमारे पास वही नल आ जाएगा। अब यहाँ से पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ये इक्वल वाला केस। ठीक है, इक्वल टू 2n, ये ए डबल ए एस बी आ गया। अब अगर एक ए है, एक ए के साथ ए बी एक बी आएगा तो वो ए एस बी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह ये वाली जो सी ये स्ट्रिंग है ये हमने एक्सेप्ट करवा ली। अब खाली बी बी भी तो आपने एक्सेप्ट करवाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी बी आ गया, ये डबल बी आ गया, यहाँ पर आगे ट्रिपल बी भी आ जाएगा, तो वो यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये आपके पास पूरी एक ग्रामर आ गई। ओके, तो हमारे पास आगे जो चीज़ आती है वो टर्नरी वेरिएबल्स के अंदर आ जाती है। इसको मैं इजी वर्ड्स में ये समझाने के लिए ज़्यादा कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ कि अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG कैन ओनली हैंडल पेयर बाइनरी पेयर वाइज कंपेरिजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a की पावर n है, b की पावर m है और c की पावर n है। अब वेरिएबल्स तो यहाँ पर 3 ही है, लेकिन हम किस चीज़ को वेरिएबल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, वो n और m है। ठीक है, n और m का आपस में कंपैरिजन हो रहा है या क्या हो रहा है वो अभी हम देखते हैं। अगर आप इस लैंग्वेज के अंदर देखें तो a और c का कंपैरिजन हो रहा है, बीच में b बस एज इट इज़ आ रहा है। कोई इसको अता पता नहीं है, बस रिश्ते खराब करने आ जाता है। तो ए और सी का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। तो हम स्टैक के अंदर ए और सी को ही कंपेयर करवाते हैं, हम बी को बीच में पुश एंड पॉप नहीं करवाते। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर विजुलाइज करवाऊँ तो ये हमारे पास एक स्टैक है। स्टैक के अंदर हम जितने भी पहले नंबर ऑफ़ एज आएंगे हम उनको ऐड करते जाएंगे। देन जितने सी आएंगे, एक सी आया मैंने इसको कंपेयर किया ए के साथ, ओके, एक और सी आया मैंने कंपेयर किया ए के साथ, ओके। तो ये मेरे पास ए और सी का कंपैरिजन हो रहा है, बी का कंपैरिजन नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे ग्रामर देखते हैं। ग्रामर में यही है कि हम ए एस सी, यहाँ से ये ए और सी का कंपैरिजन हुआ। देन जैसे ही हमने अगर तो बी एम ज़ीरो है, ठीक है, तो हम यहाँ पर नल लेके इसको टर्मिनेट कर देंगे। अगर बी आपने रीड करवाने हैं और एज में नहीं करवाने हैं, आप देखें यहाँ पर बी का कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल लगाया और हम यहाँ पर बी एज मैनी बीज यहाँ पर रीड कर सकते हैं और फिर यहाँ पर नल लेने के बाद इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और हमारे पास लैंग्वेज आ गई है, वो है L2। अब L2 में क्या है कि a की पावर n, b की पावर m, c की पावर n एंड d की पावर n। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले a और c का कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पर a, c एंड d का भी कंपैरिजन हो रहा है। एक स्टैक में भाई आप कितना ही पुश एंड पॉप करवा लोगे, तो यहाँ पर आपको 2 स्टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक a के लिए और एक c के लिए, और देन d पढ़ के आप दोनों में से पॉप एंड पुश जो भी है वो आप करवाते रहोगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से कंपैरिजन करोगे। लेकिन जो CFG है वो तो कहती है भाई मेरे पास एक ही स्टैक है, आपने उसी के अंदर काम करना है तो करो, वरना आप अगले लेवल के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। अपने पास ही कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं मतलब ऐसे ही होता है। तो हमारे पास एक ही स्टैक है, तो आप एक ही स्टैक के ऊपर एक 2 वेरिएबल्स का आप कंपैरिजन करवा सकते हो। आप 3 वेरिएबल्स का अगर आपने कंपैरिजन करवाना है तो आपको एक और नया स्टैक चाहिए। तो इस यहाँ पर बाइनरी पेयर वाइज का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो एक और हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। यहाँ पर कितनी एग्जांपल देता हूँ मैं, a की पावर m, b की पावर n एंड c की पावर n प्लस m। अब अगर यहाँ पर अगेन देखा जाए तो हमारे पास जो कंपैरिजन हो रहा है वो a b का कंपैरिजन हो रहा है c के साथ। ठीक है, किस तरह से अगर आप देखा जाए थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है यहाँ पर, लेकिन हो इस तरह से ही रहा है। कैसे वाला, मैं अगर स्टैक आपने जो भी CFG का क्वेश्चन आना है ना, अगर उसको अच्छे से समझना है और विजुलाइज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है यार, एक ही तो स्टैक है CFG के पास, आप वो स्टैक बना लो, अब उसके ऊपर आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपके पास पूरा आंसर आंखों के सामने होगा। ठीक है, मैंने एक लेट्स सपोज 2 ए आए हैं और बी एक है मेरे पास। ठीक है, ए एंड बी, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और मैंने इसके मुकाबले में अगर आप देखो तो 3 सी आएंगे यहाँ पर। ठीक है,
अच्छा, एक ए आया मैंने पुश करवा दिया, दूसरा भी ए आया मैंने पुश करवा दिया, तीसरा बी आया मैंने पुश करवा दिया। अब सी मेरे पास 3 होने चाहिए। तो जैसे ही सी मैंने एक रीड किया, मैंने बी को पॉप करवाया, एक और सी मैंने रीड किया, मैंने ए को पॉप करवाया, सी को एक और रीड किया, वो मैंने ए को पॉप करवाया। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अगर एक और सी होता तो उसको मैं किसके साथ कंपैरिजन करता, ये तो स्टैक ही खत्म होगी। तो इस तरह से ये एक जो हमारे पास स्टैक है वो यूज़ हो रही है, ए एंड बी दोनों का कंपैरिजन हो रहा है सी के साथ। इसको आप एज अ ग्रुप समझ लो, ये ग्रुप में आ गया सी को मारने के लिए। ओके, तो आगे हम आ जाते हैं। इसकी ग्रामर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, ए एस सी एंड बी ए सी, और यहाँ पर नल आ जाएगा टर्मिनेशन के लिए। और फिर जब एक ए टर्मिनल के ऊपर आप जाओगे, ए बी ए सी के साथ आपका कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास अनऑर्डर्ड की कैटेगरी आ जाती है। ये हमने रेगुलर लैंग्वेज के अंदर भी डिस्कस की है। वहाँ पर क्या था कि हमने अनऑर्डर्ड में मोड 3 के साथ इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब अगेन क्या सीन है कि रेगुलर लैंग्वेज में हमें फाइनाइट कंपैरिजन्स करने होते हैं, लेकिन जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है वहाँ वहाँ पर हमें इनफाइनाइट कंपैरिजन्स करने होते हैं। तो अनऑर्डर्ड में भी यही होगा। मशहूर ज़माना हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, नंबर ऑफ एज इन अ वर्ड इज़ शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन अ वर्ड। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पर लैंग्वेज बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। नल आ सकता है, ए बी आ सकता है, हमारे पास बी ए आ सकता है, डबल ए डबल बी आ सकता है, इस तरह से अप टू सोन यहाँ पर। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ए एस बी, ये सिंपल सा यहाँ से नज़र आ रहा है, ए बी यहाँ पर यहाँ से सेप्ट हो जाएगा, बी एस ए, ये बी ए सेप्ट हो जाएगा। अब कहानी आती है आगे। अब एक नल यहाँ से अगेन बेस केस यहाँ पर इसको टर्मिनेट करवाने के लिए। ओके, अब ये जो डबल एस लिखा है इससे हमारे पास बाकी की जितने भी कॉम्बिनेशन है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने डबल ए डबल बी रीड करना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, आप इस एक एस से ये रीड करोगे, दोबारा अगले एस से भी यही रीड करोगे। ठीक है, फिर बाद में इन दोनों एस से आप नल रीड करके इसको टर्मिनेट कर दोगे, आपके पास डबल ए डबल बी आ जाएगा। अगर आपने ए बी पढ़ना है, ठीक है, आपने क्या करना है, एक ऐसे ए एस बी रीड करना है और दूसरे ऐसे बी एस ए रीड कर देना, आपके पास वो आ जाएगा। तो इस तरह से करके आपके पास सारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी इस ग्रामर के थ्रू। ओके, तो हमारे पास बचपन का क्वेश्चन, बचपन, हाँ बचपन, बचपन का क्वेश्चन आ जाता है प्लेन पैलिंड्रोम। ओके, तो पैलिंड्रोम या तो इवन हो सकता है या हमारे पास ऑड हो सकता है। इवन में क्या है कि हमारे पास लाइक इवन लेंथ आ जाती है, ए बी बी ए, ये आ गया बी ए बी, इस तरह से पैलिंड्रोम, ये भी पैलिंड्रोम ही है। यहाँ ऑड है, ऑड में भी अगेन वही एक सीक्वेंस है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के लिए ग्रामर लिख देनी है। ये इवन के लिए आ गई सिंपल, ये ऑड के लिए आ गई। इसके लिए जो टर्मिनेशन से भी यहाँ पर टर्मिनेशन का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टर्मिनल्स के ऊपर टर्मिनेट किया ए एंड बी के ऊपर, तो जिसकी वजह से अगर दरमियान में ए है तो ये ए से टर्मिनेट कर जाए, बी है तो ये बी से टर्मिनेट कर जाए। अब अगर पैलिंड्रोम है तो आपने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, तो आप एक एस लो और वहाँ से इस एक मतलब दो टर्मिनल्स बना दो। मैं इसको एक्स एंड वाई कह देता हूँ, लेट्स सपोज। तो एक्स से आप यहाँ पर चले जाओ, वाई से आप यहाँ पर चले जाओ। अगर ऑड है तो फिर ऑड पैलिंड्रोम आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगी, इवन है तो इवन हो जाएगी। बहुत ईजी है। ओके, तो अब हमारे पास आ जाती है, यहाँ तक जितने भी केस थे हमारे नॉन रेगुलर ग्रामर के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने बहुत ज़्यादा हैं। लाइक कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ से इसको तैयार कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यूनियन के लिए देखते हैं। यूनियन अगेन ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेगुलर लैंग्वेज में हमने देखी थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्कैटिनेशन और भी था। ठीक है, तो यूनियन के लिए आ जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, आपके सामने है। इसके लिए जो हमने इनका यूनियन करने के बाद, जो अभी मैंने पीछे यूनियन किया भी था, तो जो यूनियन किया उसके बाद हमारे पास जो ग्रामर आ गया वो कुछ इस तरह से आ गई है, एस इंटू एस वन और एस टू। अगर आपने L1 रीड करनी है तो आप वहाँ पर चले जाओ, L2 रीड करनी है तो आप वहाँ पर चले जाओ। मुझे क्यों लग रहा है ये थोड़ी थोड़ी गलत है।
यहाँ नहीं है। इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है, मैं इससे आगे जा रहा हूँ। ओके, तो कॉन्केटिनेशन आ जाती है हमारे पास। अगेन अगर L1 L2 है तो हमारे पास कॉन्केटिनेशन क्या होगी, ये एक L है वो L1 इंटू L2 के इक्वल होगी, ठीक है। ओके, तो ये उसका कुछ आ जाएगा A की पावर n, B की पावर n, C की पावर m एंड D पावर m। ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास ग्रामर आ जाएगी वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर और का साइन था यूनियन में, यहाँ पर मैंने और का साइन हटा के इसको लाइक मल्टीप्लिकेशन या एंड का साइन कह लो वो लगा दिया। तो बाकी सारी ग्रामर वही होगी हमारे पास और ये कॉन्केटिनेशन हो जाएगी। ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। ओके, ट्रांसपोज भी हमारे पास क्लोज्ड ही होती है। इसको मैं अगर दिखाऊं तो L1 L2 है, तो अगर आपने एक लैंग्वेज यहाँ पर L एक्सेप्ट करवाई है तो आपने अगर इसका ट्रांसपोज लेना तो आप L1 L2 डॉट L1 कर दो। अगर आपने सिंगल एक लैंग्वेज का ट्रांसपोज लेना तो आप इनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो वो आपके पास सिंपल लैंग्वेज का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास ग्रामर आ जाती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है, और मैंने बस S2 को यहाँ पर रख दिया, S1 को यहाँ पर रख दिया, तो ये ट्रांसपोज हमारे पास ग्रामर का हो गया। ओके, तो अब हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। वो क्लोज्ड क्यों नहीं है वो हम देख लेंगे। एक सिंपल सा रूल है, वो इजी है, आगे देखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए हम देखते हैं कि ये क्लोज्ड नहीं है। क्यों क्लोज्ड नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक लैंग्वेज है जिसमें ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है, वो आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज 2 में क्या है कि बी और सी का कंपैरिजन हो रहा है, वो आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इनको इंटरसेक्ट कर देता हूँ, जो कि होता है कि कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तो L1 कहती है कि ए और बी आपस में इक्वल हों, और L2 कहती है बी और सी आपस में इक्वल हों, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आप गौर करें कि अब जो इंटरसेक्ट होके जो लैंग्वेज आएगी हमारे पास, उसके अंदर बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। क्या मतलब, अब वहाँ पर ये चीज़ डिसाइड हो रही है कि आपने जो कंपैरिजन करवा रहे हो उसके पीछे क्या आपने रीड किया है, आपने कितने एज रीड किए हैं, उसके बाद आप क्या कंपैरिजन करवा रहे हो, ठीक है। आप कितने ये ए रीड करके, बी रीड करके आप सी कैसे रीड कर रहे हो कि आप उनका कंपैरिजन करवा रहे हो। अगेन ये CSL में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज है वो सेंसिटिव हो चुकी हुई है, वो अपने अब उस स्ट्रिंग से पीछे वाले पर भी डिपेंड कर रही है और आगे वाले पर भी डिपेंड कर रही है, जो आगे वर्ड्स आ रहे हैं उन सब के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद वो उसका मीनिंग एक जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको हम फिर CFL में डिफाइन नहीं करते, हम ग्रामर नहीं बना सकते, हम इसको CSL में देखेंगे। ओके, तो सेट डिफरेंस, अब इंटरसेक्शन एक मेन प्रॉपर्टी थी जो क्लोज्ड नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, जो जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा तो वो वाली प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्लोज नहीं होगी। जैसे सेट डिफरेंस है, उसमें अगर आप A माइनस बी करते हैं तो वहाँ पर भी ये इंटरसेक्शन आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप खुद ही मतलब कर लेना, तो वहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ में भी इसी तरह से हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है, तो ये भी हमारे पास क्लोज नहीं होगा CFL में।